नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन दूसरा, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का जो पहला पाठ है अपने वो पढ़ चुके हैं। उस पाठ के अंतर्गत अपने क्या पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और वो लाभदायक कैसे हैं, किस किस प्रकार से लाभदायक हैं, तो वो सारा अपने उसके अंतर्गत पढ़ा। तो अब इसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कि वो हानिकारक हमारे लिए कैसे हैं। तो देखो शुरू करते हैं। क्या दिया है पहले आपका कि सूक्ष्म जीव हानिकारक कैसे हैं, कि जो लाभदायक है वो पढ़ लिया। उसके अलावा हर चीज़ के कोई लाभ फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए जो हानिकारक हैं, हानिकारक के अंतर्गत कैसे हैं कि वो क्या करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो रोगाणु या रोगजनक होते हैं, कि रोगों उत्पन्न करने के लिए वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो वो हमारे लिए फिर क्या होंगे, हानिकारक होंगे। जो रोगाणु हैं वो हमारे शरीर के अंदर श्वास प्रणाली से या पानी पीते हैं, दूध या चाय पीते हैं, उसके द्वारा या भोजन के द्वारा हमारे शरीर में क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से जो होने वाले रोग हैं वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं, क्योंकि इनका संचरण होता रहता है एक किसी भी माध्यम से। तो ये क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग हैं, तो फिर वो सूक्ष्म जीव फिर हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें क्या मिल रही है, रोग मिल रहे हैं। तो वे क्या होंगे, हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो देखो जो रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं उसके अंतर्गत जो मेन है हैजा। हैजा सामान्य जो सर्दी जुकाम है ये भी एक दूसरे से फैलता है। चिकन पॉक्स, क्षय रोग जिसे क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। तो ये सामान्य संचरणीय रोग हैं। इसके अलावा और भी है, इनके नाम तो आपने सुने होंगे। तो देखो इसके बारे में ही अपने आगे पढ़ेंगे। रोग वाहक, जो कुछ कीट एवं जंतु हैं वो रोग कारक सूक्ष्म जीवों का वाहक होते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, रोग वाहक। वाहक का अर्थ समझ गए होगे, वाहक ले जाने वाला, लाने वाला, वाहक। रोग वाहक रोगों को लेकर आने वाला, तो रोग वाहक हो गया। तो सूक्ष्म जीव जो रोग वाहक हैं तो वे हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। मक्खी क्या है, एक रोग वाहक जीव है मक्खी। इसीलिए कहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, इन्हें खुले में नहीं रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इन पर फिर मक्खी बैठती है तो वो मक्खी कहीं से भी किसी भी रोग का वाहक हो सकती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये प्लेज्मोडियम का वाहक है, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया रोग उत्पन्न कौन करता है, प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम जो मादा मच्छर है एडिज, वो इसका क्या है, वाहक है। और डेंगू का वाहक भी मादा एडिज मच्छर, ये क्या है, मलेरिया और डेंगू का वाहक तो मच्छर है, लेकिन मक्खी भी बहुत से रोगों की वाहक है। कौन कौन से रोग हैं और किसके द्वारा फैलते हैं इसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। क्षय रोग है जो टीबी कहते हैं, ये इसका जो वाहक है वो क्या है, जीवाणु है। इसका वाहक क्या है, जीवाणु है। और ये किस तरीके से फैलता है, ये वायु के द्वारा फैलता है। यदि इसके कण हवा में हैं तो वह दूसरे व्यक्ति के टच में आने से ये ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। और इसका वाहक कौन है, जीवाणु है। ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रोग कौन सा है, इसका वाहक कौन सा है और इसके फैलने का माध्यम क्या है। इसके बाद देखो दूसरा रोग है खसरा। इसका वाहक क्या है, वायरस है, विषाणु है। इसका वाहक वायरस है, विषाणु है। और इसके संचरण का तरीका भी क्या है, वायु ही है। खसरा भी कैसे फैलता है, हवा से ही फैलता है। इसके कण भी हवा में मौजूद हो, दूसरा व्यक्ति उसके टच में आता है तो वह भी रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा रोग देखो चिकन पॉक्स। तीसरा रोग क्या है, चिकन पॉक्स। इसका वायरस है, विषाणु और वायरस एक है। और इसका जो संचरण का तरीका है वो वायु से भी हो सकता है और सीधे फिजिकल अटैचमेंट से भी हो सकता है, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ मिलाया, गले मिले, तो इस तरीके से भी एक दूसरे में फैल सकता है। इसके बाद है रोग पोलियो। और उसका जो सूक्ष्म जीव है विषाणु है, वायरस है। और ये भी क्या है, वायु और जल के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हैजा संदूषित भोजन या संदूषित पानी पीने से जो होता है, गर्मियों के
मौसम में ज़्यादातर होता है हैजा। तो उसे इसका जो वाहक है वो क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इसका वाहक जीवाणु बैक्टीरिया है। ये संदूषित जल या भोजन ग्रहण करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। इसके बाद टाइफाइड, इसका भी जीवाणु बैक्टीरिया है और ये इसके संचरण का तरीका क्या है, जल है। इसके संचरण का तरीका जल है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए है। इसका जो सूक्ष्म जीव है, वाहक है, वो क्या है, विषाणु है, वायरस है। तो इसके संचरण का तरीका मतलब लगभग कईयों के संचरण का तरीका जल आ गया ना, हैजा का भी आ गया, हेपेटाइटिस का भी आ गया। कईयों के संचरण का तरीका जल है और कईयों का वायु। मलेरिया, इसका संचरण का तरीका मच्छर है और वो क्या है, प्रोटोजोआ है। इसका जो वाहक है, सूक्ष्म जीव है, उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से, और डेंगू भी मच्छर से। इसके बाद देखो, जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ये तो अपने मनुष्य के रोग थे, मानव के रोग थे, लेकिन इसके अलावा जंतुओं में, पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो एंथ्रेक्स क्या है, एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा मनुष्य एवं मवेशियों दोनों में होता है। मनुष्य और मवेशियों दोनों में होता है। कॉमन रोग है वो कौन सा है, एंथ्रेक्स रोग है और उसका वाहक क्या है, जीवाणु। उसका वाहक क्या है, जीवाणु है। मनुष्य और मवेशियों दोनों में होता है कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग। इसी प्रकार जो गाय में खुर पका और मुंह का जो रोग है, ये वायरस द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। पौधों में फिर देखो रोग, इसके बाद पौधों में भी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए भी सूक्ष्म जीव क्या हानिकारक हैं। देखो 2-4 रोग अपने पढ़ते हैं। पातों में नींबू कैंकर का एक रोग है, ये जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका क्या है, वायु, नींबू कैंकर। इसके बाद है गेहूं की जस्ट, गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा होता है, गेहूं में ही होता है ये है, और ये किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इसके संचरण का तरीका है वायु, हवा भी है और बीज भी है। कि कई बार कोई बीज ही ऐसा होता है कि उसके अंदर पहले से ही ये रोग उपस्थित होता है, तो बड़ा होकर उस पौधे के अंदर भी ये क्या होगा, रोग हो जाएगा। गेहूं की रस्ट। इसके बाद भिंडी की पीत, भिंडी में होने वाला रोग क्या है, भिंडी की पीत, और ये विषाणु द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका क्या है, कीट है। इसके संचरण, कीट एक जगह से उठकर वहां से उसके जो सूक्ष्म जीव है लाकर दूसरी जगह पौधे पर आ जाता है, तो वे संचरण का तरीका है। इसके बाद है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, मतलब खराब भोजन, दूषित भोजन खाने। आप समझ रहे हो, टॉपिक से समझ में आ रहा है कि जो कभी कभी सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं। उसमें क्या छोड़ देते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं। उसके ऊपर बैठे होते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं, तो भोजन क्या होता है, संदूषित हो जाता है। तो उस भोजन को खाने से भयंकर बीमारी हो जाती है, भयंकर बीमार भी हो जाता है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य विषाक्तन एक प्रकार का भयानक रोग है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। क्या है खाद्य विषाक्तन, समझ गए होंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं, उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं और इसी भोजन को, ये क्या भोजन क्या बन गया, फिर जहरीला बन गया। और उसका सेवन जो भी व्यक्ति करेगा वो तो क्या हो जाएगा, कभी कभी तो वो बीमार हो जाएगा। नहीं ज़्यादा यदि वो कुछ जहरीला पदार्थ बन गया तो फिर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद देखो कि खाद्य विषाक्तन है, इसी को क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। और भोजन को सूक्ष्म जीवों के संदूषण होने से बचाना आवश्यक है। भोजन, खाने वाली चीज़ों को हमेशा ढक कर और साफ सुथरी जगह पर ही रखनी चाहिए, नहीं तो खाद्य विषाक्तन हो सकता है। खाद्य परिरक्षण देखो कि अगर हम खुले स्थान पर और नम स्थान पर अपने ब्रेड के टुकड़े रख देते हैं तो उस पर एक दिन बाद क्या हो जाते हैं, कवक जम जाते हैं, उस पर काई सी आ जाती है, तो इसका रंग रूप और स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है ना। आपने देखा होगा तो सभी ने कि ब्रेड को रखने पर ही उस पर क्या हो जाती है, कवक और काई सी आ जाती है, जिसके कारण वो खाने योग्य नहीं रहते। क्यों नहीं रहते,
और देखो आम का जो अचार है ये तो क्या होता है, काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? आम के अचार के अंदर अपनी चीनी नमक चीज़ें डालते हैं ना, ये वाली चीज़ें हैं वो इस चीज़ को बहुत टाइम तक क्या रखती है, सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखती है, सूक्ष्म जीवों की इसमें वृद्धि ना हो, इसीलिए वो अचार तो खराब नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को फिर क्या कहेंगे? परिरक्षक कहेंगे, जो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो वे क्या कहलाए? परिरक्षक कहलाए। सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटावाइसल्फाइड सामान्यतः क्या है? परिरक्षक हैं। ये दो प्रकार के परिरक्षकों के सामान्यतः नाम आए हैं। जैम एवं स्क्वैश में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से क्या करता है? बचाता है। तो जो मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है वो क्या कहलाया? परिरक्षक कहलाया। और खाद्य परिरक्षक का अर्थ क्या हुआ? जो खाने वाली चीजों पर वृद्धि होने में रोकता है, जैसे नमक, चीनी, तेल, तो ये क्या कहलाए? फिर खाद्य परिरक्षक कहलाए। इसके बाद है दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है कि दूध को उबालने से क्या हो जाते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध को यदि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करके फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, कि दूध को उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। फिर ये क्या कह रहा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या करो? 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करो, फिर एकाएक उसको क्या कर दो? ठंडा कर दो, और फिर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो दूध को उबालने से अनेक जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। भी एक बार उबाले तो वो नष्ट हो गए, लेकिन उसकी वृद्धि नहीं रुकी। फिर उसके लिए उसने क्या कहा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करके फिर उसको एक एक ठंडा कर दो, तब उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसी विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। और पाश्चुरीकृत दूध को अपने बाद में बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव तो होते नहीं, वो तो उनकी वृद्धि को तो अपने रोक ही दिया। कैसे रोक दिया? पाश्चुरीकरण करके। और पाश्चुरीकरण कैसे करना है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म करो 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसको एक एक ठंडा कर दो, तो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो क्या होगी? रुकगी। तो पाश्चुरीकृत हो गया। उस दूध को अपने कभी भी बिना उबाले यूज कर सकते हैं। जो थैलियों में दूध आता है, प्लास्टिक की थैलियों में, ये दूध भी क्या होता है? पाश्चुरीकृत किया हुआ होता है। उस दूध को भी अपने बिना उबाले पी सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। उसी के नाम से इसका नाम क्या रख दिया? पाश्चुरीकरण नाम रख दिया। इसके बाद अपने पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन चक्कर। कि अपने वायुमंडल में, अपने वातावरण में, अपने आसपास गैसें पाई जाती है। उस गैसों में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है? नाइट्रोजन का। कितना प्रतिशत है? 78%। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। ऑक्सीजन का 21 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। अब देखो इनको जोड़ो, तो इन दोनों को आप दोनों का ऐड किया, 78 और 21 का, तो ये कितना हो गया? 99। और पॉइंट, और कार्बन डाइऑक्साइड का है क्या? इतना है 0.3%। इतने प्रतिशत में तो क्या आ गई? ये तीनों गैसें ही आई है इतने प्रतिशत में। तो फिर बाकी जो अन्य गैसें आप देख लो, टोटल प्रतिशत अपनी कितना मानते हैं? किसी भी चीज़ का टोटल 100 होता है, 100 में से इसको घटाओगे तो बाकी गैसें हैं वो देख लो कितने प्रतिशत है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का सीधे से उपयोग नहीं किया जा सकता, सीधे से इसका अवशोषण नहीं किया जा सकता। इसका अवशोषण कैसे करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और इसके नाइट्रेट में कौन बदलता है? सूक्ष्म जीव बदलते हैं। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद देखो कि जो पौधे हैं और जंतुओं के लिए जो नाइट्रोजन है ये क्या है? बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत ही वायुमंडल में इसका है। तो किसी ना किसी रूप में तो इसका फिर यूज होगा ही। तो परंतु जो जीव हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, या पेड़ पौधे हैं उसको वो सीधे ही ग्रहण नहीं करते, सीधे ही उसका उपयोग नहीं करते। वो क्या करते हैं? उसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और इसे नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु बदलते हैं। नीले हरे शैवाल हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, नाइट्रेट के रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, नाइट्रेट के रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन
ऐसे जो नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों की जड़ें फिर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जब उनको सीधे तो अवशोषित कोई नहीं करता, फिर उसको क्या किया, कुछ जीवाणुओं ने, नीले हरे शैवाल ने उनके यौगिक बना दिए। उन यौगिकों को फिर क्या कर लेती है, पौधे क्या कर लेते हैं, उनकी जड़ें क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जो लेग्यूम पौधे हैं, दलहन पौधे हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, ग्रंथिकाएं होती हैं। जो दलहन पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या होती है, ग्रंथिकाएं होती है। और वो क्या करती है, राइजोबियम नामक जीवाणु, जिसमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। किन में पाया जाता है, दलहन पौधों की जड़ों में। दलहन पौधों की जड़ों में क्या होती है, ग्रंथिकाएं होती है और उनमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या होता है, सहायक होता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या होता है, सहायक होता है, कि इसका जो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो क्या बना रहे, उचित बना रहे। कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में किसने बदला, जीवाणुओं ने, नीले हरे शैवाल ने। वो जब उसमें बदल की तो उसको ग्रहण किसने कर लिया, पौधों की जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। तो फिर उसका स्थिरीकरण कौन करता है, दलहन पौधों की जड़ें, उनमें क्या पाई जाती है, ग्रंथिकाएं, और ग्रंथिकाओं में क्या पाया जाता है, राइजोबियम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कभी कभी क्या होता है, आसमान में जो तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो विद्युत बिजली चमकती है जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है। पौधे जंतुओं की मृत्यु के बाद जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन गैस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन का वातावरण में प्रतिशत है 78%, ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। यदि इसका मतलब स्थिरीकरण ना हो, स्थिरीकरण का मतलब है कि जितनी नाइट्रोजन इसमें से कम हो के उसके यौगिक बन गए नाइट्रोजन के, और उन यौगिकों को किसने कर लिया, पेड़ पौधों ने ग्रहण कर लिया, तो इसका प्रतिशत कम हुआ। इस प्रतिशत को पूरा करने के लिए 2-3 तरीके आपको बता दिए, कि एक तो राइजोबियम किस में पाया जाता है, दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दूसरा उसमें कौन करता है, तड़ित विद्युत भी इसका स्थिरीकरण करती है। भी जितना प्रतिशत इसका कम हुआ उतना उसका क्या करती है, वो भरपाई करती है। तीसरा कौन करता है, जब वो जीवाणु या कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट वो मर जाते हैं तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन अपशिष्ट उसको गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है, और नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। नाइट्रोजन चक्कर बहुत ही सोखा था। आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इसके अंतर्गत आपने पढ़े कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, हानिकारक कैसे हैं, दूध का पास्टिकरण कैसे करते हैं, खाद्य विषाक्तन क्या है, खाद्य परिरक्षक क्या है, और नाइट्रोजन चक्कर। बहुत ही सोखा आपका चैप्टर था, पूरा हुआ। धन्यवाद।